सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करता हूं उसी टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी कमांड कितनी मजबूत है, करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयार हो रहा है या नहीं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस को मिलाकर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएं तो आप उसके लिए कितना तैयार हैं, इन सभी चीजों का समाधान करने का प्रयास इस प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है। तो आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है वह है महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इसके तहत ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे जहां 50 लाख से अधिक यूजर हों। दूसरा कथन, इन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति भारत में करनी होगी। तीसरा, इन्हें छमाही कंप्लायंस रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा। चौथा विकल्प डी के रूप में है, नए आईटी नियम का पालन करने वाली कंपनी पर सेफ हार्बर प्रावधान लागू होगा। अब आपको यह बताना है कि जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के संदर्भ में नए जो कानून आए हैं उन कानूनों के संदर्भ में यह जो आपके पास विकल्प हैं इसमें से कौन सा असत्य विकल्प है। तो देखिए, पहला जो विकल्प है कि इसके तहत ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे जहां 50 लाख से अधिक यूजर हों, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति भारत में करनी होगी, यह भी सही है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा कि यहां पर देखेगा कि जो सोशल मीडिया के उसके प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, उन पर क्या क्या कार्रवाई करनी है, इन सभी चीजों पर नजर रखेगा। साथ ही साथ भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जो सोशल मीडिया पर जो है कि फिल्टर का काम करती हैं या फिर उस पर ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं जिससे इसका निगेटिव यूज ना किया जा सके या फिर गलत कार्यों के लिए इसका उपयोग ना किया जा सके, तो यह कंप्लायंस अफसर क्या करेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनके साथ समन्वय स्थापित करेगा। तो इस तरह से बी विकल्प भी सही है। तीसरा है कि इन्हें छमाही कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। जी नहीं, छमाही नहीं, इन्हें हर महीने करना होगा, अर्थात मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताएंगे कि हमारे पास कैसी कैसी शिकायतें आई, हमने उस पर क्या क्या कार्य किया है, इन सभी चीजों को इन्हें हर माह रिपोर्ट देनी होगी। तो इस तरह से सी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। डी विकल्प जो है कि इन्हें नए आईटी नियम का पालन करने वाली कंपनी पर जो है कि सेफ हार्बर प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब है कि जो नए आईटी नियम बने गए हैं इनको अगर कोई जो है कि सोशल मीडिया की कंपनी इसका पालन करती है तो इसको सेफ हार्बर प्रावधान का मतलब है कि मान लेते हैं कि किसी ने जो है कि कोई वीडियो बनाया जो कि आपत्तिजनक है, ये खराब है और वह बना किसी और प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन उसको फेसबुक पर क्या कर दिया गया, सर्कुलेट कर दिया गया, अर्थात उसको फेसबुक ने डायरेक्ट अपलोड नहीं किया था, वह वीडियो कहीं से किसी ने लाकर फेसबुक पर डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर वह वीडियो खराब भी है, आपत्तिजनक भी है, उस पर कोई कार्रवाई भी होती है तो वह उस पर कार्रवाई होगी जहां से वह वीडियो पहली बार सर्कुलेट हुआ होगा, ना कि बाद में जहां पर फेसबुक के ऊपर। तो इस तरह से अगर फेसबुक क्या करता है, जो उसको नए आईटी नियम बताए गए हैं उनका पालन करता है, तो उस पर क्या होगा कि जो कोई बाहर से कोई लिंक या वीडियो आकर उस पर पोस्ट किया जाता है उसके लिए फेसबुक को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह से हमें पता चला डी विकल्प भी क्या है, सही है और हमें गलत आंसर चयन करना था और वो था हमें सी विकल्प के रूप में मिला। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न जो है वो है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड 2021 के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है।
पहला कथन है कि इसे आईटी अधिनियम 2000 की धारा 87 के सब क्लॉज 2 के तहत लाया गया है। दूसरा कथन, यह सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्गीय संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2011 का स्थान लेंगे। यह जो पूरा नाम लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड 2021 या फिर 2021, तो इसका मतलब है कि जो हाल ही में नए आईटी नियम आए हैं उन्हीं का यह पूरा नाम है। इसके विषय में आपको कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला कथन कहता है कि इसे आईटी अधिनियम 2000 की धारा 87 के सब क्लॉज 2 के तहत लाया गया है। दूसरा, यह सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 का स्थान लेंगे। अब आपको बताना है क्या दोनों कथन सही हैं, क्या दोनों कथन गलत हैं, क्या केवल एक सही है, क्या केवल दो सही है। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अर्थात दोनों कथन सही हैं। सही बात है कि जो नए आईटी नियम आए हैं उनको जो है कि आईटी अधिनियम की धारा 87 के सब क्लॉज 2 के तहत लाया गया है, और आईटी अधिनियम कौन सा, 2000 वाला। साथ ही साथ ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 के जो चले आ रहे थे उनका स्थान लेंगे। आई होप आपने दोनों ही आंसर सही ऑप्ट किए होंगे। अब है अगला प्रश्न, नए आईटी नियम के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस श्रेणी के ऊपर के लिए पेरेंटल लॉक का फीचर देना होगा। पेरेंटल लॉक का अगर मैं इसका अर्थ बताऊं उससे पहले आप थोड़ा सा अपना आंसर बता दीजिए ताकि मैं क्लियर कर सकूं कि आपने सही आंसर बताया कि नहीं। तो देखिए, आपके पास विकल्प क्या है कि U/A 7+, बी विकल्प है U/A 13+, सी विकल्प है U/A 16+, और डी है एडल्ट। तो अब आपको बताना है कि आखिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के विषय में जो नए आईटी नियम आए हैं उसके तहत जो पेरेंटल लॉक का फीचर देना होगा वो किसके लिए अनिवार्य किया गया है। तो आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। यह दिया गया है बी विकल्प, अर्थात जो है कि U/A 13+, अर्थात कोई ऐसा कंटेंट है जिसको 13 साल से ऊपर के ही बच्चे देख सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोज के लिए वह ओटीटी प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं अमेजन है, नेटफ्लिक्स, कोई भी हो, उसको क्या होगा, पेरेंटल लॉक देना होगा। पेरेंटल लॉक से यह होगा जो पेरेंट्स हैं वह डिसाइड कर सकेंगे कि उनके बच्चे के हाथ में कौन सा कंटेंट पहुंचना चाहिए। अगर कोई ऐसा कंटेंट वो चाहते हैं कि वो जो कि बच्चे हैं वह U/A और 13+ से ऊपर के कंटेंट को ना देखें, क्योंकि उनसे उस बच्चे में कई तरह की निगेटिव चीजें आ सकती हैं, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर पता चला कि यह जो विकल्प है इसके लिए सही आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। पेरेंटल लॉक का फीचर दरअसल इसलिए लाया गया है ताकि पेरेंट्स यह एश्योर हो सकें कि उनका बच्चा वही कंटेंट देख रहा है या उसी कैटेगरी की कंटेंट देख रहा है जैसा वह चाहते थे। खैर, अगला प्रश्न, सोशल मीडिया के कंटेंट को हटाने के संदर्भ में किसके पास इमरजेंसी पावर होगी नए आईटी नियम के तहत। क्योंकि जितने प्रश्न हैं नए आईटी नियम से हैं, और ये नए आईटी नियम जो आए हैं इनसे देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा में मेरा जहां तक मानना है जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो नए आईटी नियम के संदर्भ में सोशल मीडिया के कंटेंट को हटाने के संदर्भ में किसके पास इमरजेंसी पावर होगी ये आपको बताना है। पहला है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास, दूसरा है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के पास, तीसरा है सेंसर बोर्ड के पास, चौथा है सूचना मंत्रालय के सचिव के पास। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। काफी इजी है। अगर आपने जो है कि नए सोशल मीडिया के जो नियम आए हैं उनको पढ़ा होगा, इस पर पूरा वीडियो मैंने कवर किया था। हो सकता है आपने अगर नहीं देखा हो तो थोड़ा सा दिक्कत भी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, सूचना मंत्रालय के सचिव के पास यह विकल्प होगा कि किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर उसको लगता है कि ये जो कंटेंट है ये आपत्तिजनक है, इससे कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है जो कि ठीक नहीं है समाज, सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुरंत उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है। और यह क्या है, एक इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर इसलिए दी गई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी ने कंटेंट पर आपत्ति प्रस्तुत की, लेकिन कार्रवाई होते होते वह तब तक वह जो कंटेंट है कई लोगों तक सर्कुलेट हो चुका होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि जो सूचना मंत्रालय के सचिव हैं उनको अधिकार दिया है कि अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट मिलता है, आपको लगता है कि इसको तुरंत लॉक करना चाहिए, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं।
अगला प्रश्न जो कि समलैंगिकता के विषय में है। समलैंगिकता के विषय में निम्न कथनों पर विचार करके सही कोट का आपको चयन करना है। पहला कथन, भारत में वर्ष 1861, ध्यान दीजिएगा टाइपिंग एरर है, तो भारत में वर्ष 1861 में लॉर्ड मैकाले द्वारा धारा 377 के अनुसार समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया या फिर इसे अपराध घोषित किया गया। दूसरा कथन, ब्रिटिश काल में भारत में इसके लिए 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। तीसरा कथन, आज़ादी के बाद भारत में पहला समलैंगिक विवाह छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब आपको बताना है, विकल्प दिए हुए हैं कि सभी कथन सही है, बी 1 और 3 सही है, सी सभी कथन गलत हैं, डी केवल 2 सही है। तो एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। भारत में वर्ष 1861 में लॉर्ड मैकाले द्वारा धारा 377 के अनुसार इसे अपराध घोषित किया गया था, ये बिल्कुल सही है और सही बात है। दूसरा कथन भी सही है कि ब्रिटिश काल में भारत में इसके लिए 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। दरअसल जो ब्रिटिश थे या जो अंग्रेज थे, वह उनके जो धर्म है ईसाईयत, उसके अनुसार समलैंगिकता को उस समय बहुत गलत माना जाता था और इसी के कारण कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति पर समलैंगिकता का अपराध लगता है तो उसको 10 साल से उम्र कैद तक की सजा होगी। क्योंकि हमारे यहाँ 1861 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, इसीलिए इस कानून का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तीसरा कथन कि आज़ादी के बाद भारत में पहला समलैंगिक विवाह छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल सही है। लगभग शायद 2001 के आसपास की बात है और उस समय पहला समलैंगिक विवाह हुआ था। तो इस तरह से हमें पता चला कि सभी कथन क्या है, सही हैं, तो हमारा आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि साइबेरियन क्रेन पक्षी पश्चिमी साइबेरिया का मुख्य पक्षी है जो ठंड के समय प्रवास करके भारत आते हैं। इनका पसंदीदा स्थल निम्न में से कौन सा है? पहला विकल्प लोकटक झील, दूसरा विकल्प चिल्का झील, तीसरा है वेम्बनाथ झील, डी है केवलादेव नेशनल पार्क। अब आपको बताना है कि साइबेरियन क्रेन पक्षी जब प्रवास करके इंडिया में आते हैं तो उनका पसंदीदा स्थल कौन सा है? आंसर बहुत इजी है। अगर आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा तो इसका आंसर है केवलादेव नेशनल पार्क। चूंकि केवलादेव जो नेशनल पार्क है, इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्धि है वह साइबेरियन क्रेन पक्षी की है और इसी के कारण अगर आप जनवरी फरवरी में कभी जो है कि घूमने जाते हैं और आपको पक्षियों को देखने का शौक होता है तो उसमें आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है केवलादेव नेशनल पार्क। तो इस तरह से साइबेरियन क्रेन पक्षी के विषय में जो सही आंसर होगा वह होगा डी। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी दूसरे पक्षियों की आवाज निकालने के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात कोई ऐसा पक्षी है इसमें से जो कि दूसरे पक्षियों का जो है कि आवाज निकालता है। तो देखिए आपके पास विकल्प है रफ्स, दूसरा है रूडी सेल्डक, तीसरा है ब्लू थ्रोट और चौथा है फ्लेमिंगो। आई होप आपके लिए काफ़ी आसान प्रश्न होगा, इस पर मैंने बात भी की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी ब्लू थ्रोट। ब्लू थ्रोट जो है कि ऐसा पक्षी है जो कनाडा से प्रवास करके इंडिया में आता है और इसकी खासियत ये है कि यह पक्षी क्या करता है कि दूसरे पक्षियों की आवाज़ निकालने में माहिर होता है, इसकी एक खासियत है। काफी प्यारा पक्षी होता है। तो इस तरह से आपका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में प्रवास करके आने वाले पक्षियों के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, ठंड में आने वाले प्रवासी पक्षी पहले मार्च या अप्रैल में जाते थे। दूसरा कथन, तापमान बढ़ने के कारण प्रवासी पक्षी भारत के कुछ क्षेत्रों से अब फरवरी माह में ही प्रवास करने लगे हैं। अब आपको बताना है क्या दोनों कथन सही हैं, क्या दोनों कथन गलत हैं। सी विकल्प कहता है केवल कथन 1 सही है और डी कहता है केवल कथन 2 सही। एक एक करके कथनों पर विचार करें तो ठंड में आने वाले प्रवासी पक्षी पहले मार्च या अप्रैल में यहाँ से जाते थे, बिल्कुल सही है। जब हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता था तब यहाँ से पक्षी प्रवास करते थे। चूंकि इस समय ग्लोबल वार्मिंग, घटते हुए ग्राउंड वाटर, घटती हुई हरियाली और बढ़ते हुए जो है कि हमारे वायुमंडलीय प्रदूषकों के कारण जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है उसके वजह से अब जो प्रवासी पक्षी हैं वह फरवरी माह से ही प्रवास करने लगते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। आंसर हमारा होगा ए।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चिल्का झील हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी, इसके संदर्भ में अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला, यह एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। बी विकल्प, चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया था। सी विकल्प है, चिल्का लैगून के 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। डी, चिल्का झील 75% खारे पानी के मगरमच्छों का निवास है। अब आपको बताना है इसमें से जो है कि कौन सा कथन जो है कि गलत है, अर्थात असत्य है। तो देखिए एक एक करके विचार करते हैं। यह चिल्का झील जो है यह एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है, बिल्कुल सही बात है। लैगून झील से तात्पर्य ऐसी झीलों से है जो कोस्टल एरिया में समुद्र के पानी का स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से बनती है, तो सही बात है, ऐसा है। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का घोषित किया गया था, ये भी सही है। यह हुआ रामसर कन्वेंशन क्या है, जो वेटलैंड है उनके संरक्षण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। रामसर जो है कि एक शहर है ईरान का, वहीं पर कन्वेंशन हुआ था, तो उसी के तहत इसको भारत का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित किया गया था, बिल्कुल सही। सी विकल्प कहता है कि चिल्का लैगून के 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। चूंकि यहाँ पर पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, आती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है चिल्का लैगून का, जिसको बोला जाता है नलवाना द्वीप। तो इस नलवाना द्वीप वाले क्षेत्र को क्या किया है, पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है नलवाना द्वीप क्यों फेमस है, तो पक्षी अभ्यारण्य के लिए घोषित फेमस है, याद रखिएगा। तो इस तरह से सी विकल्प भी सही निकल गया। तो अब गलत कौन सा बचा, डी विकल्प, चिल्का झील 75% जो है कि खारे पानी के मगरमच्छों का निवास नहीं है, ये भीतर कनिका जो क्षेत्र है उसकी एक खासियत है, ना कि चिल्का झील की। तो यहाँ पर जो भीतर कनिका की विशेषता है वो चिल्का झील के साथ जोड़ दी गई है। तो इस तरह से हमारा डी विकल्प कौन सा होगा, वह होगा 75% वाला डी विकल्प हमारा असत्य कथन है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन का ही क्या करना था, चयन करना था। अगला प्रश्न, बॉन कन्वेंशन का संबंध निम्न में से किससे है। बॉन कन्वेंशन अभी चर्चा में बना हुआ था, तो देखिए पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है आनुवांशिक रूप से संवर्धित बीज, तीसरा है कार्बन उत्सर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। अब आपने अगर जो है कि एनवायरनमेंट को सही से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे बात की थी। तो बॉन कन्वेंशन का जो संबंध है वह है आपके इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं उनसे संबंधित है। तो माइग्रेटरी स्पीसीज अर्थात प्रवासी पक्षियों और जो है कि अन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन हुआ था, जिसको CMS कन्वेंशन के नाम से भी हम आप जानते हैं, तो यह जो समझौता हुआ था वह बॉन में हुआ था, इसी के कारण उसको बॉन कन्वेंशन बोला जाता है। और ये किससे संबंधित है, प्रवासी पक्षियों और प्रवासी जीवों से संबंधित है। अर्थात जो प्रवासी पक्षी हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन पर उत्पन्न हुए खतरे को कम कर सकते हैं, यह उससे संबंधित है। तो इसलिए आंसर हमारा होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम आपको बतानी है, क्योंकि प्रवासी पक्षी हाल के समय में काफी चर्चा में बने हुए थे। तो इसी विषय में आपको बताना है कि आखिर हमने प्रवासी पक्षी दिवस जो भी कुछ समय पहले मनाया था उसकी थीम क्या थी। पहला विकल्प है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, दूसरा है वर्ड्स सेव्स आवर प्लैनेट, तीसरा है वर्ड्स आर की ऑफ इकोसिस्टम, डी है वर्ड्स एंड मैन। अब आपको बताना है कि आखिर क्या थीम रखी गई थी। इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर है ए वर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, अर्थात जो पक्षी हैं वह हमारे विश्व को जोड़ते हैं। अर्थात इस संस्कृति सभ्यता के साथ साथ ये ऐसी जो है कि जीवंत प्रकृति के उपहार हैं जो एक पक्षी दूसरे क्षेत्र के लोगों से अपने आप को रूबरू करवाता है, और इनका जो इकोसिस्टम पे इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। इसी के कारण कहा गया था वर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, और इसी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हमें वर्ड्स को क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो सही आंसर है ये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अरावली को बचाने का आंदोलन अभी चर्चा में बना हुआ था। अरावली के विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है।
पहला विकल्प, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक लगा रखा है, इसके बावजूद यहां पर अवैध खनन होता है। दूसरा, अरावली रेंज का 1/4 हिस्सा नष्ट हो चुका है। सी विकल्प, हाल ही में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अरावली क्षेत्र में खनन की अनुमति मांगी है। डी विकल्प, यहां से तांबा, सीसा, जस्ता, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर का खनन होता है। अब आपको बताना है कि अरावली जो इस वजह से अभी चर्चा में बना हुआ था, उस संदर्भ में यहां पर कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का आपने चयन कर लिया होगा। तो इसका जो असत्य कथन है कि सी, हाल ही में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अरावली क्षेत्र के खनन की अनुमति मांगा है, गलत। हरियाणा सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि चूंकि कोविड के कारण हमारी अर्थव्यवस्था काफी जो है कि उसको क्षति हो चुकी है, तो आप हमें अनुमति दीजिए कि हम इसके कुछ एरिया से माइनिंग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार में ला सकें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर होने वाली सभी प्रकार की माइनिंग पर रोक लगा रखा है, क्योंकि सही बात है कि यहां पर अवैध खनन बहुत लंबे समय से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा रखा है, डिनाई कर रखा है कि आप यहां से माइनिंग नहीं कर सकते, उसके बावजूद हो रहा है। और अरावली रेंज का 1/4 हिस्सा वास्तव में नष्ट हो चुका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर यह मानता है कि यहां पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऐसा प्रपोजल रखा, तो इसी के कारण चर्चा में बना हुआ था। तो ये जो सी विकल्प है यह गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न नदियों पर आपको विचार करना है और इनमें से आपको यह बताना है कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सा हैं, उनका आपको चयन करना है। पहली नदी है तेल नदी, दूसरा है जोंक नदी, तीसरी है ईब नदी, ईब है ना, चौथा है मांड नदी और पांचवा है शिवनाथ नदी। उपरोक्त नदियों में से महानदी की सहायक नदियों का आपको चयन करना है। तो देखिए, आपके पास एक विकल्प है कि सभी इसकी सहायक हैं, दूसरा विकल्प है 1 2 3 है, तीसरा विकल्प है 2 3 4 5 है, डी है 1 और 4 है। अब आपको बताना है कि महानदी की सहायक नदी, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में कई बार पूछे जाते रहे हैं। आई होप आपने, जब मैंने अभी कुछ समय पहले महानदी को डिस्कस किया था, तो मैंने उसकी नदी, सहायक नदियों के विषय में बताया था। आंसर आपने सही ऑप्ट किया होगा। अगर आंसर आपने सही ऑप्ट किया है तो आंसर होगा आपका ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात सभी जो नदियां थी उसकी सहायक थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। दूसरा, इसके पास सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां हैं। तीसरा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। डी, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय में कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ। तो इसमें असत्य कथन जो है वह है कि बी, इसके पास सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां हैं। इसके पास क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां नहीं है, सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। यह जो आयोग है ना तो किसी को सजा सुना सकता है, ना किसी को कंपनसेशन दे सकता है। इसकी जो सिफारिशें, इसकी जो रिपोर्ट होती है, सिफारिशें होती है। और साथ ही साथ यह जो संस्था है, यह क्या करता है, केंद्र और राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है उनका प्रयोग करके कोशिश करता है कि मानवाधिकार के मुद्दे पर बातचीत की जाए। हालांकि इसके पास बहुत कुछ अधिकार है नहीं। सिविल कोर्ट के अधिकार जरूर हैं। इससे क्या करता है, नोटिस भेजता है, बातचीत करता है, जो है कि अपनी जो है कि बात रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर ये ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है कि मानवाधिकार का हनन किया है तो मानवाधिकार आयोग कहे कि इसको जेल में डाल दो, जो कि एक क्रिमिनल प्रवृत्ति की चीज़ है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। और सही बात है, इसके अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। और इसका जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अरावली के विषय में अब आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। इसका सर्वोच्च शिखर, जिसका नाम है गुरु शिखर, राजस्थान के सिरोही में है। डी, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है। आई होप आपने तुरंत ऑप्ट कर लिया होगा। अरावली तो आपके लिए काफ़ी फेवरेट होना चाहिए। ऐसा जो है कि हमारा सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई 1200 मीटर बताई गई है, 1200 मीटर नहीं होती, यह 930 मीटर होती है। हाँ, एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको 1000 मीटर दिखाई देगा, लेकिन वह 1000 मीटर है, ना कि 1200 मीटर है। तो इस तरह से यह इस ऑप्शन जो है कि गलत है। बाकी सही बात है, इसकी लंबाई जो है कि अगर आप गुजरात से
दिल्ली तक देखें तो 692 किलोमीटर है। सर्वाधिक विस्तार लगभग 84% एरिया है जो इसका आता है वो राजस्थान में आता है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर माउंट आबू के पास, तो वह क्या है राजस्थान के सिरोही का भाग है। तो पहले जो तीनों स्टेटमेंट थे सही थे, डी गलत था। अगला प्रश्न है फ्रीडम हाउस के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरा, इसके खर्च का 85% फंड अमेरिकी सरकार देती है। सी, इसे 1971 में स्थापित किया गया था। डी, यह 1973 से प्रत्येक साल लोकतंत्र का आकलन करने वाली फ्रीडम रिपोर्ट निकालती है। अब आपको बताना है कि इसमें से जो है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। इजी प्रश्न है, यह अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही बात है। इसी एजेंसी ने अभी क्या किया था, कुछ समय पहले भारत को क्या किया था, स्वतंत्र देशों की कैटेगरी से डाउन करते हुए आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में डाल दिया था। तो इसके खर्च का 85% जो फंड है वह अमेरिकी सरकार देती है। तो कई बार ये कहा जाता है कि यह अमेरिकी सरकार के इशारों पर कार्य करती है, हालांकि इस एजेंसी ने अमेरिका का स्कोर खुद भी कम कर रखा हुआ है। तो अब पता नहीं क्या है, लेकिन खैर ये जो पहले दो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। इसे 1971 में नहीं 1941 में स्थापित किया गया था। उस समय जो नाजीवाद का दौर था तो नाजीवादी विचारधाराओं को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था 1941 में, ना कि 1971 में। इसके बाद यह 1973 से, पहली बार इसने शायद 1972 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 1973 से यह जो है कि हर साल क्या करती है, लोकतंत्र कहाँ पे किस कंडीशन में मानवाधिकार के मुद्दे पर फ्रीडम रिपोर्ट यह प्रकाशित करती है। इस तरह से डी विकल्प भी क्या है, सही। अगला प्रश्न है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस शहर की रैंक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, पहला रैंक है बेंगलुरु, दूसरा चौथा रैंक जो है चेन्नई, दिल्ली का जो है कि तीसरा रैंक और सूरत का 5वां रैंक। आई होप आपने जरूर आंसर तुरंत ऑप्ट कर दिया होगा। दिल्ली इतनी जो है कि अच्छी नहीं बताई गई है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको 13वां स्थान दिया गया है ना कि तीसरा। तो इस तरह से क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। आई होप आपने प्रश्नों को जो है कि आसानी से सॉल्व किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।